प्लीज मेरे करीब मत आए, वरना मैं मर जाऊंगी। जरनाब घबरा कर बोली तो अहमर उसका मुंह देखने लगा। कहने लगा, डोंट वरी, मैं तुम्हें दर्द नहीं होने दूंगा, कुछ नहीं होगा तुम्हें, मुझ पर भरोसा रखो, क्यों डर रही हो इतना। जरनाब कपाते हुए कहने लगी, नहीं, बस मुझे डर लगता है। वो उसके चौड़े सीने और बड़े हैवी मसल्स को देखकर कांप कर बोली तो बेसाख्ता अहमर के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आई थी। वो मुस्कुराकर कहने लगा, तुम यही सोच रही होगी ना कि मैं तुमसे ज्यादा ताकतवर हूं और तुम मेरे सामने एक नाजुक छुई मुई सी लड़की, कहीं मोहब्बत और जुनून में पागल होकर आज रात में तुम पर इस कदर जोर आजमाई ही ना कर लूं कि तुम्हारी जान पर बनाए। तो मेरी जान, ऐसा सोचना छोड़ दो, मैं तुम्हारे साथ बड़ी नरमी से पेश आऊंगा। आखिर को तुम मेरी इकलौती मोहब्बत हो। मगर इसके बावजूद जरनाब के चेहरे पर आई हुई मौत की सर्दी कम नहीं हुई थी। वो अपना हाथ भी अहमर से छुड़वा चुकी थी। कहने लगी, नहीं, बस आप मेरे करीब मत आए। आप नहीं जानते, अगर आप मेरे करीब आए तो कयामत आ जाएगी, सब कुछ तहस नहस हो जाएगा, मैं बर्बाद हो जाऊंगी। और आप भी। वो एकदम से रोने लगी। अहमर को उसका रोना उस वक्त बहुत बुरा लग रहा था। वो कहने लगा, रो क्यों रही हो क्या गया है तुम्हें? देखो, अब तुम्हारा रोना मुझे इश्तियाल में ले आएगा, और जानती हो जब मुझे गुस्सा आ जाए तो मैं ये भूल जाता हूँ कि मेरे सामने कौन खड़ा है। रोना बंद करो प्लीज। नहीं, करीब आना तो मत आओ, मगर ये रोना धोना तो मत मचाओ। वो कह लगी, नहीं, ना आज, ना कल, ना परसों, ना अगले साल, ना आज से 10 साल बाद मुझे आपके करीब आना ही नहीं है। जानते भी हैं आप मुझे, ऐसी बीमारी है अगर आप मेरे करीब आए तो। जनाब फूट फूट कर रोने लगी थी। अहमर कहने लगा, क्या बीमारी है तुम्हें, बताओ मुझे, और मुझे उससे पहले तुम्हारी इस बीमारी का पता क्यों नहीं चला। अहमर उससे पूछने लगा तो जरनाब ने अपने हाथ का इशारा अपनी टांगों की तरफ किया। कहने लगी, यहाँ है बीमारी। अहमर के तने हुए आसाब ढीले पड़े थे। कहने लगा, अच्छा, क्या बीमारी है यहाँ पर तुम्हें? वो कह लगी, बस अगर आप करीब आए तो हम दोनों की जान चली जाएगी। मुझे बहुत खतरनाक बीमारी है, प्लीज मुझसे दूर रहें। अगर आप मेरे करीब आए तो आप नामर्द हो जाएंगे, दोबारा आप किसी भी औरत के करीब जाने के काबिल ही नहीं रहेंगे। मैं नहीं जानती कि मेरी वजह से आपकी अज़दवाजी जिंदगी खराब हो जाए। मगर अहमर कहने लगा, जब तक मैं अपनी आंखों से इस बीमारी को देख नहीं लेता तब तक मैं तुम्हारी जान नहीं छोड़ूंगा। चलो शाबाश, इस इतने बड़े घेरे को एक तरफ करो और अपनी टांगे खोलो और मुझे देखना है क्या बीमारी है तुम्हें, जो मेरा तुम्हारे करीब आना मेरी जान ले लेगा। जरनाब मना करने लगी, मगर अहमद ने उसे पकड़कर बेड पर लिटाया और फिर उसकी दोनों टांगे खोलकर अपने हाथों से, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? नर्म और मासूमाना नस्वानी आवाज पर अहमद ने निगाहें उठाकर देखा। उस वक्त ऑफिस का काम करने में मसरूफ था। मिस, आप ऑलरेडी कमरे के अंदर मौजूद हैं। जरनाब चीन गई, फिर फौरन ही अपने ऊपर काबू पाने की कोशिश की। उसका रंग शर्म हया की वजह से लाल था। कम से कम अहमद तो यही अंदाजा लगा पाया था। निकाह के बाद वो पहली बार एक दूसरे के आमने सामने हो रहे थे। वो पहले कभी भी इतनी कंफ्यूज नहीं हुई थी। न जाने आज उसे क्या हो गया था। शायद रवायती झिझक थी, इजी हो जाओ। उसको बेचैनी से अपने हाथ मसलते हुए देखकर अहमद ने नर्म लहजे में कहा, वो मुझे आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। हाँ बोलो, मैं सुन रहा हूँ। जरनाब ने पलटकर जल्दी से दरवाजा बंद कर दिया। मुझे सिर्फ तुम्हारे 5 मिनट चाहिए होंगे, क्योंकि ताईजान किसी भी वक्त यहाँ पर आ सकती है। तुम मुझसे वादा करो कि तुम मेरी बात मानोगे। जनाब जिस कदर झिझक रही थी, अहमद उसके चेहरे की तरफ देखने लगा। फिर भी एक पुरसुकून से मुस्कुराहट सजाकर कहने लगा, क्या मैंने पहले कभी तुम्हारी बात मानने से इनकार किया है? जवाब देने के बजाय अहमद ने उल्टा सवाल किया था। जरनाब की आंखों में आंसू फैल गए। जिंदगी में वो पहली बार खुद को इस कदर बेबस महसूस कर रही थी। दिल का के दर्द से फटने को तैयार हो गया था। 1 हफ्ते के बाद उन दोनों की रुखसती थी और आज वो अपनी जिंदगी का सबसे भयानक फैसला करने के लिए आई थी। यार क्या हो गया, तुम रो क्यों रही हो?
उसकी आंखों में फैले हुए आंसू देखकर अहमर के दिल को कुछ हुआ। वो तेजी से उसकी तरफ बढ़ा और उसके कांधे पर अपने हाथ रखकर उसकी आंखों में देखकर प्यार से बोला। उसने अहमर की गिरफ्त से निकलने की कोशिश की मगर नाकाम रही। उसकी इस हरकत पर अहमर ने उसे एक घूरी से नवाजा था। खैर नहीं हूं मैं, शौहर हूं तुम्हारा, औरत हो तुम मेरी, पूरा पूरा हक रखता हूं तुम पर। दोबारा ऐसी हरकत मत करना। तुम जानती हो मुझे ये सब कुछ पसंद नहीं है। मुझे खुद समझ नहीं आ रही कि कुछ दिनों से तुम्हें होता क्या जा रहा है। जब भी तुम्हारे करीब आता हूं, तुम्हारा हाथ पकड़ता हूं, तुम्हें छूने की कोशिश करता हूं, मुझसे दूर भागने लग जाती हो। पहले तो तुम ऐसी नहीं थी। जानती हो ना मैं तुम्हें कहां कहां छू चुका हूं, पूरे हक के साथ, और तुम मेरा पूरा पूरा साथ दे चुकी हो। फिर ये हिचकिचाहट क्यों? उसे कान की लौ पर अपनी उंगली का लम्स पहुंचाते हुए बहुत कुछ याद करवा चुका था। जरनाब तो आंखें मीच कर बस एक झुरझुरी लेकर रह चुकी थी। उसके लब कप कपाने लगे थे। कहने लगी, हाँ मुझे सब याद है, लेकिन प्लीज अब आप मुझे पुराना कुछ भी याद मत करें। मेरा ध्यान मत हटाएं। मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। प्लीज आप मुझसे दूर रहकर मेरी बात सुने। एक बार फिर लफ्ज दूर सुनकर अहमर के माथे पर बल गहरे हुए थे। उसे गुस्सा आ चुका था। कोई उससे उसकी मनपसंद चीज से दूर रहने को कहता तो वो आप बबूला हो ही जाता था। उसका लहजा ऑटोमेटिकली सख्त हो गया था। आई एम सॉरी, उसने धीमे लहजे में कहा और फिर से उसकी गिरफ्त से निकलने के पर तोड़ने लगी। न जाने एकदम से इसे क्या हो गया था। अहमर समझ नहीं पाया था। हालांकि 2 हफ्ते पहले जब वो मलेशिया जाने से पहले उससे मिलने के लिए आया, तब तक उन लोगों में सब कुछ नॉर्मल था। और आज उसे लग रहा था कि अनदेखी दीवार उन दोनों के दरमियान खड़ी हो गई है। वो उससे 2 कदम पीछे की तरफ हटकर खड़ी हो गई। उसकी आंखों में देखते हुए 2 टोक अंदाज में बोली, मुझे आपसे तलाक चाहिए। ये अल्फाज नहीं थे, ये तो कयामत थी जो अमर के सर के ऊपर आकर टूटी थी। देखो आज अप्रैल फूल नहीं है, फिर किसी दिन मुझे बेवकूफ बनाना। मैं आपको बेवकूफ बनाने के लिए नहीं आई, बल्कि बेवकूफ बनने से बचाने के लिए आई हूं। मैं आपसे शादी नहीं कर सकती, मुझे आपसे तलाक चाहिए। बेहतर यही है आप खुद ही इस रिश्ते से इनकार कर दें, वरना मैं हवेली छोड़कर भाग जाऊंगी। बेदर्दी से अपनी बात मुकम्मल करके वो वहां से निकलने ही लगी थी कि अहमद ने उसका बाजू पकड़कर उसे एक झटके से अपनी जानिब खींचा और उसकी आंखों में देखकर वो रोया, तुम पागल तो नहीं हो गई हो? ये कैसे लफ्ज अपनी जबान पर ला रही? मैं तो मरकर भी नहीं सोच सकता। मैंने तुम्हारे साथ जीने मरने की कस्में खाई हुई हैं। आने वाली जिंदगी के बारे में सोच सोचकर मैं खुश होता हूँ। तुम्हारे साथ मैंने कितने ख्वाब नहीं देख रखे और तुम इस तरह की बकवास कर रही हो। देखो अगर ये कोई मजाक है ना तो बहुत बुरा मजाक है। मैं तुम्हें बता रहा हूं, तुम पागल हो चुकी हो क्या? हाँ मैं वाकई पागल हो गई, क्योंकि मुझे खुद से भी ज्यादा आपकी जिंदगी की फिक्र है। ये सुनकर वो सिसकने लगी थी। उसको रोता हुआ देखकर अहमर भी नरम पड़ गया था। ये सब कुछ जोर जबरदस्ती से हैंडल नहीं कर सकता था। हम मिलकर बात कर सकते। तो बताओ मुझे कि मसला क्या? छोड़े मुझे, बस आपके साथ नहीं रहना। मुझे आपसे तलाक चाहिए, यही मसला है। मुझे कल तक तुम मुझसे मोहब्बत का इजहार कर रही थी। हाँ गलती हो गई मुझसे, गुनाह हो गया है। मुझे मोहब्बत का इजहार नहीं करना चाहिए था। आपको पहले ही बता देना चाहिए था कि मैं आपके साथ जिंदगी नहीं गुजार सकती। ये वो जरनाब तो नहीं थी जो जरा जरा सी बात पे शर्माने लगती थी। अहमर के सामने आ जाने पर उसके गाल लाल अनारी हो जाते थे, उसकी पलकें लरजने लगती थी। उसकी पलकों का ये खेल अहमर को बहुत पसंद था और वो जानबूझकर उसे कमसिन कली के सामने जाता था, क्योंकि जब उसे देखकर शर्माती थी तो अहमर को एक अजीब सी खुशी मिलती थी। और आज यही लड़की उसकी आंखों में आंखें डालकर उससे तलाक का मुतालबा कर रही थी। क्या हम लोगों के दरमियान कोई तीसरा आ गया है? और अगर ऐसी कोई बात है तो मुझे बता दो, क्योंकि उसकी जान मैं अपने हाथों से ले लूंगा और फिर इसके बाद मैं तुम्हें जिंदा जमीन के अंदर दफन कर दूंगा। वो हवेली का सबसे बड़ा मकरूर बेटा था।
उसने बचपन ही से जिस चीज की तलब की थी उसको हासिल करके ही दम लिया था। वो इतनी आसानी से कैसे उस लड़की से दस्तबरदार हो सकता था जिसके बचपन की मोहब्बत होने के साथ साथ उसकी मनकूहा भी थी। जाओ अपने कमरे में जाकर आराम करो। पहले मैं सोच रहा था 1 हफ्ते के बाद रुखसती करूंगा, लेकिन अब 2 दिनों के बाद तुम्हारी रुखसती होगी। अपने आप को ज़हनी तौर पर तैयार कर लेना। मैं इस घर से भाग जाऊंगी। इस घर से भागकर तुम सिर्फ अपनी मौत को आवाज दोगी। मुझे मर जाना पसंद है, लेकिन आपके साथ रहना नहीं। ये अल्फाज किसी खंजर की तरह अहमर के दिल को जाकर लगे थे। वो बार बार उसकी अना के साथ खिलवाड़ कर रही थी, बार बार उसकी इज्जत नफ्स को उछाल रही थी। एक खानदानी मर्द कैसे ये सब कुछ बर्दाश्त कर सकता था? हाँ, उसकी पसंदीदा औरत थी। अगर उसकी पसंदीदा औरत ना होती तो कब का उसकी जबान काट चुका होता। अहमर ने अब की बार पेशानी को बेचैनी से मसला था। मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहता हूं, जाओ यहां से। उसकी तरफ पीट करके खड़ा हो गया, जबकि वो रोती हुई कमरे से बाहर निकल गई। अहमर उसके ताया जान का बेटा था। बचपन ही से उसको पसंद करता था। अब जब वो जवानी की उम्र में पहुंचा तो अपनी मोहब्बत का इजहार कर दिया। सरनाब के दिल में भी उसके लिए मोहब्बत भरे जज्बात थे, इसलिए वो उसके प्रपोजल से इनकार नहीं कर पाए। इन दोनों के घर में भी एक दूसरे के आमने सामने थे। जब घर के बड़े लोगों को पता चला तो उन्होंने खुशी खुशी इन लोगों की मंगनी करा दी। कुछ टाइम पहले ही इन दोनों का निकाह हुआ था और अभी 1 हफ्ते पहले उनकी रुखसती होने वाली थी। वो रुखसती से पहले एक बार अहमर से मिलना चाहते थे। आज अहमर के घर वाले शॉपिंग के लिए गए थे। वो अपने घर में अकेला था। जब सरनाब को इस बारे में पता चला तो वो उसके घर पहुंच गई। जानती थी अगर अम्मी को मालूम हो गया तो वो उसको बहुत डांटेंगी, मगर फिलहाल उसे हर हाल में इस इंसान से रिहाई चाहिए थी। वो इस इंसान के साथ रहकर उसकी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकती थी, और सच्ची मोहब्बत की निशानी ही यही थी कि वो अपनी वजह से अपने महबूब को तकलीफ ना पहुंचाती। कमरे में आकर वो बंद हो गई थी। उसको क्या हुआ? आमना बेगम ने अंबर से सवाल किया तो वो कांधे उचकाकर रह गई। पता नहीं, पिछले कुछ दिनों से मुरझाई मुरझाई सी है। ना तो ठीक तरह से बात करती है, ना ही किसी बात का जवाब देती है। मैं पूछती हूँ उससे, सरनाब बेटा दरवाजा खोलो। अम्मी की आवाज सुनकर उसकी आंखें फिर से आंसुओं से भर गई थी। उसके लिए अपने आप पर कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो गया था। उसमें इतनी हिम्मत नहीं रही थी कि अपनी माँ को ये सब कुछ बता सकती। बाबा को तो बचपन में ही इंतकाल हो गया था। वो लोग चचा और ताया के आसरे पर थे। वो जानती थी उसकी माँ कभी भी एहसान फरामोशी नहीं करेगी। उसने अपने आंसू बेदर्दी से साफ किया और दरवाजा खोल दिया। माँ ने जब अपनी बेटी की रोई रोई आंखें देखी तो उनके दिल को धचका लगा। 2 हफ्ते पहले तक तो वो बहुत खुश थी, अब अचानक से उसे क्या हो गया था? क्या हुआ है मेरी जान? तुम रो क्यों रही हो? ये सुनने की देर थी कि वो अपनी माँ के गले लगकर ऊंची ऊंची आवाज में धाड़े मार मार कर रोने लगी। आमना बेगम को लग रहा था कि उसका दिल फट जाएगा। उसने माँ के दुपट्टे को मजबूती से अपने हाथों में जकड़ा हुआ था। मेरी जान, क्या हुआ है मुझे बताओ। उसके चेहरे को अपने हाथों के प्याले में लेती हुई बोली, अम्मी मुझे आपको छोड़कर नहीं जाना। ये सुनकर उनके दिल को थोड़ा सा सुकून मिला। शुक्र था कोई बड़ा मसला नहीं था। उसे भी एहसास हो गया था कि वो कुछ ज्यादा ही ओवर रिएक्ट कर गए हैं। इसी वजह से उसने अपने आंसू हथेली की पुश्त से साफ कर लिए थे। मेरी जान, एक ना एक दिन तो तुमने रुखसत होकर जाना ही है। बेटियों को घर पर नहीं बिठाया जाता, बल्कि बेटियां तो पराई होती हैं। उन्हें एक ना एक दिन अपने घर जाना ही होता है। सनाब उनकी अकलौती बेटी थी और वो उसे खुद से दूर करते हुए खुद भी बहुत तकलीफ महसूस कर रही थी, मगर मजबूरी थी। वो अपनी बेटी को सारी जिंदगी अपनी दहलीज पर नहीं बिठा सकती थी, क्योंकि उनकी अपनी जिंदगी का कुछ पता नहीं था। अगर वो इस दुनिया से रुखसत हो जाती तो उनकी बेटी ने रुल जाना था। बेहतर यही था कि वो अपनी जिंदगी में उसकी शादी एक ऐसे जिम्मेदार इंसान से कर देती जो उनकी बेटी को बेतहाशा मोहब्बत और इज्जत देता। अहमद पर उनको पूरा पूरा भरोसा था।
वो उनके लिए उनके सगे बेटे की तरह ही था। चलो अब खामोश हो जाओ, अपने आंसू साफ करो, अल्लाह ताला से बेहतरीन की दुआ मांगो। चलो जल्दी से उठो, नमाज पढ़ो ताकि तुम्हारे दिल को थोड़ा सा सुकून मिले। अम्मी की बात सुनकर उनके हाँ में गर्दन हिला दी और वुजू करने के लिए चली गई। अहमद ने जब से जरनाब के मुंह से तलाक की बात सुनी थी, वो थोड़ा सा बेचैन हो गया था। उसकी बहनें उसे शादी की शॉपिंग्स दिखा रही थी, मगर वो खाली खाली जहन से इन तमाम चीजों को देख रहा था। भाई क्या हो गया है आपको? हमने इतनी मेहनत से भाभी के लिए सब कुछ लिया और आपने अभी तक अपने मुंह से एक लफ्ज भी नहीं निकाला। बंदा थोड़ी सी तारीफ ही कर देता है। हाँ बहुत अच्छा है, तुम लोग मुझे क्यों दिखा रहे हो? मुझे लड़कियों की शॉपिंग का क्या पता, खुद देखो। ये कहकर वो लंबे लंबे डग भरता हवेली से बाहर निकल गया। इसको क्या हुआ? शायद किसी बात पर मूड ऑफ हो गया होगा। बिजनेसमैन को आजकल कुछ ज्यादा ही लॉस हो रहा है, शायद इस वजह से परेशान होंगे। मैंने इसको समझाया भी है, इस छोटी छोटी बातों को इतना सर पर सवार ना किया करो। नुकसान नफा तो अल्लाह ताला की तरफ से होता है और हर काम में बेहतरी होती है। खैर छोड़ो इन बातों को और ये जल्दी से पैक कर दो। सफिया बेगम ने अपनी बेटी की बात को नजरअंदाज करते हुए उसे एक नया हुक्म जारी किया था। अहमद की 3 बहनें थी, तीनों ही शादीशुदा थी और मुल्क से बाहर होती थी। 2 बहनों की शादी कनाडा में हुई थी, जबकि एक बहन की शादी जर्मनी में और वो पाकिस्तान में भाई की शादी के लिए आई हुई थी। दोनों घरों को दुल्हन की तरह सजाया गया था। आफ्टर ऑल शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन, नए बनने वाले सियासतदान और जागीरदार अहमद खान की शादी थी। हवेलियां दोनों ही बहुत बड़ी थी, इसी वजह से फैसला किया गया कि मेहंदी की रस्म हवेली में ही की जाएगी। दूल्हा दुल्हन का निकाह तो हो चुका था, इसीलिए मेहंदी की तकरीब इकट्ठी ही रखी गई थी। अहमद अपने कमरे में फ्रेश हो रहा था। उसके साथ दोस्त बैठक में बैठे उसी का इंतजार कर रहे थे। दरअसल बाहर के लोगों को हवेली के अंदर उन्हें हिस्से में दाखिल होने की इजाजत नहीं थी, चाहे वो अहमद के बचपन के दोस्त ही क्यों ना हो। मगर कोई भी हवेली में नहीं आ सकता था, सब सिर्फ बैठक तक ही महदूद थे। और ये खानों की हवेली का असूल था। जब वो बाहर निकला जो सामने जरमीना खड़ी थी, उसे देखकर अहमद के चेहरे के तासुरात बदल गए, क्योंकि वो शर्टलेस था। ये क्या तरीका है? कि तुम्हें किसी ने तमीज नहीं सिखाई कि कमरे में जाने से पहले दरवाजे पर दस्तक दी जाती है? वो अहमद जी, आई एम रियली सॉरी, मैं बहुत जल्दी में यहाँ पर आई हूँ ना। उसके चेहरे पर परेशानी फैल गई। क्या हुआ? जरनाब तो ठीक है? अहमद के मुंह से सबसे पहले जरनाब का नाम ही निकला, जिसे सुनकर जरमीना का हलक तक कड़वा हो गया था। हाँ वो तो ठीक है, वो तो ढीठ हड्डी है, उसे क्या होना है? तो फिर यहाँ पर क्या कर रही हो? वो गुस्से में आ गया। जरनाब के लिए इस तरह की बातें वो किसी भी सूरत बर्दाश्त नहीं कर सकता था। वो अहमद जी, मुझे आपको ये बताना था कि जरनाब अपने कमरे में मौजूद नहीं, मुझे लगता है वो हवेली से भाग गई है। ये सुनकर अहमद के चेहरे का रंग उड़ गया। तुम होश में तो हो? ये तुम क्या कह रहे हो? मैं सच कह रही हूँ, मैंने उसे हर जगह पर ढूंढ लिया मगर वो कहीं भी मौजूद नहीं है। मैंने हवेली वालों को भी बता दिया। तुम्हारा दिमाग तो मैं वापस आकर ठिकाने लगाता हूँ। ऐसा लग रहा था कि अहमद जरनाब को बुरा भला कहेगा, मगर यहाँ पर तो मामला ही उल्टा हो गया। उसी को ही बातें सुनाता हुआ तेजी से कमरे से बाहर निकला था। भलाई का तो जमाना ही नहीं। वो कांधे उचकाते हुए कमरे से बाहर निकल गई थी। आमना बेगम को परेशानी से बुरा हाल था। तकरीबन 1 घंटा गुजरा तो अहमद जरनाब का हाथ पकड़े हवेली के अंदर दाखिल हुआ। आमना बेगम भागते हुए उसके पास आई। कहां पर चली गई थी तुम? ये पार्लर गई थी, मैं खुद ही इसे छोड़ने के लिए गया था। मगर तुम तो कह रही थी कि तुमने घर में ब्यूटिशियन बुलवाई हुई है। और जरमीना ने भी तो यही कहा था। उन्होंने पलटकर जरमीना पर एक नजर डाली, जो कि जरनाब की बेस्ट फ्रेंड होने के साथ साथ हवेली की सबसे छोटी और लाडली बेटी भी थी। वो हम लोगों में यही डिसाइड हुआ था। मुझे अंदाजा नहीं था कि ये पार्लर चली जाएगी। शायद मुझे ही गलतफहमी हो गई। आई एम रियली सॉरी। उसकी मां उसका बाजू पकड़कर उसको घसीटते हुए वहां से ले जा चुकी थी। बाकी सब हवेली वाले भी उसे डांट रहे थे कि इतना बड़ा तमाशा लगाने की क्या जरूरत थी। तुम्हारा मोबाइल क्यों बंद जा रहा था? चची जान ने उसे इतनी अच्छी नजरों से देखते हुए
कहा वो असल में मोबाइल की बैटरी खत्म हो गई जिसकी वजह से मोबाइल बंद था। हकीकत तो यह थी कि वो हवेली से थोड़े ही फासले पर मौजूद एक पार्क में बैठे आंसू बहा रही थी। जब उसको महसूस हुआ कोई उसके पहलू में आकर बैठा हुआ। निगाहें उठाकर देखा तो अहमद था। बंदा भागकर किसी ऐसी जगह पर जाता है जहां से पकड़े जाने के चांसेस कम हो। मुझे किसी भी जगह के बारे में नहीं पता, मैं आज तक यहाँ से आगे नहीं गई। उसकी बात पर अहमद का गुस्सा झाग की तरह बैठ गया था। ये सब कुछ क्यों कर रही हो तुम आखिर? ये सब कुछ करने से तुम्हें क्या मिलेगा? मैंने आपको बताया ना कि मैं आपसे शादी नहीं करूंगी। चाहे कुछ भी हो जाए मैं आपकी दुल्हन नहीं बनूंगी। मुझे कोई एक रीजन बता दो। क्या तुम्हारे दिल में मेरी जो मोहब्बत थी वो कम हो गई है? ऐसा ही समझ ली। जब तक तुम खुद इस बात का एतराफ नहीं करोगे तब तक मैं कुछ भी नहीं समझूंगा। चलो उठो, मुझे वापस हवेली नहीं जाना। उसने निगाहें चुराते हुए कहा। तुम्हें किसने कहा मैं तुम्हें हवेली लेकर जा रहा हूँ? हम तो पॉलर जा रहे हैं। वो वाकई मैं वहां से भागना चाहती थी मगर उसके पास कोई ठिकाना नहीं था। सरमीना ने उसे अपनी एक सहेली के बारे में बताया मगर वो उस पर एतबार नहीं करना चाहती थी। जब उसे कुछ भी समझ नहीं आई तो वो वहीं पार्क में बैठ गई। उसे फिर से पैनिक अटैक होने लगे थे। एंजाइटी के मारे उसका बुरा हाल था। पहले अगर कॉलेज की लड़कियां उसके सामने इन चीजों को जिक्र करती थी तो वो इन सब का मजाक उड़ाती थी और कहती थी भला ऐसा भी मुमकिन है? मैं तो इन चीजों को मानती ही नहीं, फजूल के ड्रामे होते हैं। आज जब वो खुद इन सब से गुजर रही थी तो उसको अंदाजा हो रहा था कि ये चीजें किस कदर तकलीफ दे होती हैं। जब तक वो स्टेज पर बैठी रही तब तक वो अपने चेहरे पर किसी की नजरों की तपिश महसूस कर रही थी। निगाहें उठाकर देखती तो वहां पर कोई भी ना होता। तुम रिलैक्स हो जाओ, मैं तुम्हारे साथ हूं। अहमद ने उसके हाथों पर अपना हाथ रखा और इस अंदाज में रखा था कि सामने मौजूद लोगों को नजर नहीं आ रहा था। वो अब उसके हाथों को आहिस्ता आहिस्ता सहलाने लगा। अपने महबूब शौहर का लम्स महसूस करके उसकी धड़कनों की रफ्तार फिर से बढ़ गई थी। मेहंदी की तकरीब बहुत अच्छी गुजर गई थी। उसके कजन से बहुत ज्यादा हल्ला गुल्ला किया था। वो खुद भी डांस करना चाहती थी। ढोलकी में अपनी सहेलियों के साथ बैठकर गाने गाना चाहती थी क्योंकि ये शादी उसकी अपनी मर्जी से हो रही थी। वो उसके लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी। उसने बहुत सी चीजें अपनी सहेलियों के साथ डिस्कस की हुई थी लेकिन आज वो बिल्कुल चुपचाप थी। वो सब कुछ भूल चुकी थी। उसे सिर्फ इतना पता था कि वो अपनी वजह से अपने महबूब की जिंदगी को खतरे में डाल रही है और ये सोच सोच कर उसका दम घुट रहा था। वो ज्यादा देर तक स्टेज पर भी नहीं बैठ सकी थी। तबीयत खराबी का बहाना करके वो अपने कमरे में आ गई थी। सब लोग हैरान थे कि आखिर एकदम से हो क्या गया। अहमद ने भी गुस्से से अपनी मुट्ठियां भींच ली थी। तुम्हें मुझे हर हाल में बताना पड़ेगा छोटी लड़की, वरना मैं तुम्हारी जान ले लूंगा, उसे अपने आप से कहा और फिर बाद में अपने दोस्तों के साथ मसरूफ हो गया। अगले दिन का उसे बेसब्री से इंतजार था। रात 8 बजे का वक्त था। वो दुल्हन बनी उसके कमरे में पहुंचा दी गई थी। डीप रेड कलर के लहंगे और फिर खूबसूरत मेकअप के साथ वो आसमान से उतरी हुई कोई परी लग रही थी। हसीन तो वो पहले ही थी लेकिन इस दुल्हन के रूप में उसके हुस्न को 4 चांद लगा दिए थे। जो भी उसको देखता बेसाख्ता माशाल्लाह कहता। अमर के दिल की धड़कनें भी आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी। अपनी पसंदीदा औरत की गुर्बत पाने के लिए वो मचल रहा था और बेसब्री से इन खूबसूरत लम्हात का इंतजार कर रहा था जिनसे उसकी नई जिंदगी की शुरुआत होनी थी। रात 11 बजे वो अपने दोस्तों से जान छुड़वाकर कमरे में दाखिल हुआ। उसने देखा कि वो बैकग्राउंड के साथ टेक लगाकर बैठी हुई। यकीनन वो गहरी नींद सो चुकी थी। वो छोटे छोटे कदम उठाता हुआ उसके पास आ गया। उसने उसको कांधे से पकड़कर हिलाया मगर वो साइड पर होकर गिर गई। ये देखकर वो बहुत ज्यादा परेशान हो गया। उसकी नब्ज चेक की तो वो चल रही थी। उसकी सांसें भी नींद की वजह से भारी थी। अहमद के दिल को थोड़ा सुकून मिला। उसके गालों को फिर से थपकने लगा तो उसने हल्की आंख खोल दी। वो दोनों एक दूसरे के बेहद करीब मौजूद थे। दोनों के दरमियान फासला ना होने के बराबर था। उसकी सांसों की तपिश अपने चेहरे पर बखूबी महसूस कर सकती थी और फिर उसकी आंखों की और फिर उसकी उंगलियों की अपनी कमर पर होने वाली हरकत उसके जज्बात को जगा रही थी। हाँ, वो शख्स उसका पसंदीदा शख्स जिसके चेहरे के एक एक नक्श को उसने हिफ्ज किया हुआ था और जिसको चूमने की वो ख्वाहिश रखती थी। उसने उसके सीने पर जोर से हाथ रखा और उसे
खुद से दूर हटाने की कोशिश की और अगले ही लम्हे अहमद ने उसके हाथों को अपनी गिरफ्त में ले लिया। उसके माथे पर गुस्से से लकीरें बन गई। क्या समझाया था मैंने तुम्हें? जबकि वो बुरी तरह रोने लगी। खुदा का शुक्र था कि कमरा साउंड प्रूफ था, वरना अंदर होने वाले तमाशे को पूरी दुनिया सुनती। क्या हो गया? डर क्यों रही हो? प्लीज मेरे करीब मत आए। मैं तुम्हें दर्द नहीं दूंगा, मेरा वादा है। प्लीज मुझे हाथ मत लगाए। उसे जोर जोर से खुद से दूर करने लगी। यार तुम मुझे बताती क्यों नहीं हो? आखिर मसला क्या है? उसको अपने सीने से लगा चुका था और अब उसके बालों में प्यार से उंगलियां चलाने लगा। जानता था कि गुस्से से वो कभी भी सच नहीं जान पाएगा। अब उसे हकीकत जाननी थी। प्लीज मेरे करीब मत आए, मैं मर जाऊंगी और आपको भी बहुत ज्यादा नुकसान होगा मेरी वजह से। आप ये कहते हुए वो खामोश हो गई थी। अपने से चीखें मार मार कर रोने लगी थी। देखो पहले रिलैक्स हो जाओ, मुझे तुम्हारी वजह से कुछ भी नहीं होगा। तुम ये बात अपने जहन से निकाल दो, दूर हटे। उसका हाथ अपने हाथों से हटाते हुए बोली। ये देखकर उसे तकलीफ तो बेतहाशा हो रही थी, मगर उसके रोने से अंदाजा लगा चुका था कि जरनाब उससे भी ज्यादा तकलीफ में है। वो अपने लब भींच कर उसे दूर होकर बैठ गया था। हाँ, अब उस पर सख्ती नहीं कर रहा था। एक लड़की जो कि उससे बेतहाशा मोहब्बत करती थी, जो कि उसकी आवाज सुनने के लिए भी तरसती थी, रात को देर देर तक उससे बातें करती थी और अगर कभी वो लेट हो जाता तो उससे नाराज हो जाती थी। उसकी प्यार भरी बातों पर शर्मा जाती थी, उसकी एक झलक देखने के लिए तरसती थी। वो लड़की आज उसे खुद से दूर कर रही थी और दूर करने पर भी वो रो रही थी। आखिर इस सब के पीछे क्या वजह थी? ठीक है, मैं तुम्हारे करीब नहीं आ रहा, लेकिन तुम्हें मुझे सच बताना होगा। मैं आपको कुछ भी नहीं बता सकता। बस मुझे आपसे तलाक चाहिए, बस। बहुत हो गया। दोबारा ये लफ्ज अपनी जबान से मत निकालना, वरना मैं तुम्हारी जबान काट डालूंगा। जाओ और जाकर चेंज करो और सो जाओ, बहुत रात हो गई है। ये कहकर वो अपनी टाई की नोक ढीली करता हुआ सोफे पर जाकर बैठ गया था। उसको अपना दिमाग गोल गोल घूमता हुआ महसूस हो रहा था। जब वो वॉशरूम से बाहर निकली तो उसने अहमद की शर्ट और ट्राउजर पहन रखी थी। ये देखकर उसके जज्बात फिर से भड़कने लगे थे। जिस औरत की उसने पिछले 10 साल मुसलसल तलब की थी, वो औरत उसकी दस्तरस में थी, उसके पास थी, मगर इसके बावजूद भी उससे कोसों दूर थी। वो उसे हासिल तो हो गई थी, मगर वो उस पर अपना हक नहीं जमा पा रहा था। न जाने ये सब कुछ कब तक चलना था। वो फ्रेश होकर बाहर आया, बेड की तरफ बढ़ने लगा कि वो सहमी हुई नजरों से उसकी तरफ देखने लगी। ठीक है, मैं सोफे पर सो जाता हूँ, तुम रिलैक्स हो जाओ, टेंशन ना लो। मैं तुम्हें तुम्हारी इजाजत के बगैर कुछ भी नहीं करूंगा, मुझ पर यकीन रखो। वो आपसे अपने एतमाद में उसे ले रहा था, क्योंकि गुस्से से वो कुछ भी नहीं निकलवा सकता था। पहली बार अहमद को अंदाजा हो रहा था कि गुस्से पर काबू पाना कितना मुश्किल काम है। वो दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते थे, उन दोनों में ट्रस्ट था, मगर इसके बावजूद भी वो औरत उसे बताने से खौफजदा हो रही थी। जब थोड़ी देर गुजरी तो उसके करीब चला गया, उसका सर अपने कांधे पर रखा तो उसकी शर्ट को अपनी मुट्ठियों में दबोच कर रोने लगे, जबकि अहमद प्यार से उसके बालों में उंगलियां चला रहा था। सो जाओ, अपने जहन को थोड़ा सा रिलैक्स करो, सुबह हम इस बारे में बात करेंगे। टेंशन मत लो, जब तक तुम कुछ नहीं कहोगी तब तक मैं कुछ भी नहीं करूंगा। सब कुछ तुम्हारी मर्जी से होगा। मैं सिर्फ तुमसे ये चाहता हूँ कि तुम मुझे एतमाद में लो। मुझे बता दो आखिर तुम्हें मसला क्या हुआ है। वो उसे सब कुछ बताने से झिझक रही थी, शर्मा रही थी, सबसे बढ़कर के वो डर भी रही थी। अहमद के सवाल की जानिब से कोई जवाब मौसूल ना हुआ। वो खामोश हो गई। अहमद ने भी चुप साध ली। वो रोते रोते उसी की बाहों में सो गई। वो पूरी रात अहमद पर कयामत बनकर टूटी थी। जज्बात बार बार भड़क रहे थे। बार बार दिल चाह रहा था कि उसके खूबसूरत नाजुक वजूद को समेट ले, मगर फिर उस लड़की की मासूमियत और उसका डर देखकर वो रुक जाता था। सुबह वो उसके उठने से पहले ही कमरे से बाहर निकल गया था। उसने शुक्र का कलमा पढ़ा था। अगले दिन रिसेप्शन था, मगर अहमद ने रिसेप्शन कैंसिल कर दिया कि उसकी एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग आ गई थी और वो 2 दिनों के लिए अमेरिका चला गया। ये 2 दिन उसने सुकून से हवेली में गुजारे, मगर वो ज्यादातर अपने कमरे में ही बंद रहती, किसी से भी बातचीत नहीं करनी थी। यहाँ तक कि अब वो अपनी ताई जान के पास जाकर भी नहीं बैठती थी। सफिया बेगम को ये सब कुछ खटक रहा था। उसकी नंदें 3 से 4 बार उसके पास आ चुकी थी, मगर वो उनके सवालों का भी
सीधे मुंह जवाब नहीं दे रही थी। सफिया बेगम से बर्दाश्त ना हुआ तो उसके कमरे में पहुंच गई। क्या हुआ, तुम लोगों में सब कुछ ठीक तो है? उन्होंने अहमर के हवाले से भी उससे सवाल किया। पहले तो वो हिचकिचाई, फिर अपने लबों पर मुस्कुराहट से जाते हुए बोली, जी अम्मी सब कुछ ठीक है। तो फिर शादी के दूसरे दिन वो अपनी बिजनेस मीटिंग अटेंड करने क्यों चला गया? वो उनकी एक बहुत इंपॉर्टेंट बिजनेस मीटिंग थी, शायद इस वजह से वो चले गए। उसने निगाहें चुराते हुए कहा। दिल ही दिल में उसे अहमर पर गुस्सा आ रहा था कि आखिर क्या जरूरत थी उसे ये ड्रामा लगाने की। अहमर भी वहां पर आकर पछता रहा था, क्योंकि हवेली की तरफ से उसे हजारों के हिसाब से कॉल्स मौसूल हो रही थी। वो रात के वाकये की वजह से बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो गया था, क्योंकि जो औरत उसको पाने के लिए मचलती थी अब वही औरत उसे खुद से दूर धकेल रही थी, और ये बात उसे बहुत तकलीफ पहुंचा रही थी। सफिया बेगम को उसने इस वक्त भी टाल दिया था, मगर वो अपनी बहू के जवाब से सेटिस्फाई नहीं हो रही थी। नहीं हो सकती थी। अगले 2 दिनों में वो लोग मेरे शिफ्ट हो गए थे, क्योंकि ये उसकी सास की ख्वाहिश थी कि वो अपने बाकी की जिंदगी अपने शौहर के घर में गुजारना चाहती थी। यहाँ पर आकर वो भी काफी हद तक पुरसुकून हो गई थी, क्योंकि वो अपनी वजह से अपनी अम्मी को परेशान नहीं कर सकती थी। जब वो अपने मायके रहने के लिए गई थी तब उसकी माँ ने उसके चेहरे के तासुरात से अंदाजा लगा लिया था कि वो किसी टेंशन से गुजर रही है। घर में भी एक दूसरे के आमने सामने अगर वो रोज वहां पर जाती तो उसकी अम्मी एक न एक दिन जान जाती कि उसके दिल में क्या चल रहा है। इसी वजह से यहाँ पर आकर वो अपने रब का लाख लाख शुक्र अदा कर रही थी। रात 2 बजे का वक्त था, उसे भूख लग रही थी। वो अपने लिए खाना बनाने किचन में आई। अभी उसने नूडल्स चूल्हे पर चढ़ाए थे कि किसी ने उसकी कमर के गिर्द अपने बाजू लपेटे, उसके कांधे पर अपनी ठोड़ी रखकर प्यार से उसकी गर्दन पर बोसा दिया। इस लम्स को तो आंखें बंद करके पहचानती थी। उसने उसकी गिरफ्त से निकलने की कोशिश की, मगर अहमद की गिरफ्त बहुत मजबूत थी। वो भी थोड़ी देर पहले ही हवेली में दाखिल हुआ था कि नजर उस दुश्मन ने जहां पर पड़ी जो हर चीज से बेनियाज होकर अपनी जिंदगी को एंजॉय कर रही थी। अहमद ने अगले पल उसके गालों पर बोसा दिया और उसका रुख अपनी जानिब मोड़ लिया। उसने कुछ कहने की कोशिश की, मगर अहमद ने उसकी आवाज बंद कर दी। पूरी हवेली इस वक्त गहरी खामोशी में डूबी हुई थी। मुलाजिम एनेक्सी में मौजूद थे। सफिया बेगम भी एक इम्पोर्टेंट काम के सिलसिले में शहर से बाहर मौजूद थी। वो एक सोशल खातून थी और कुछ औरतों के साथ मिलकर एनजीओ चला रही थी। वो बहुत कम ही घर में रहती थी। अहमद उसके लब फड़फड़ाए। जी अहमद की जान, वो दिल फरेब अंदाज में बोलता एक बार फिर से उसके साथ छोटी छोटी सी गुस्ताखियां करने लगा। अगले ही लम्हे उसने अहमद के सीने पर अपने दोनों हाथ रखे, उसे जोर से पीछे की तरफ धक्का दिया। वैसे अहमद को ज्यादा फर्क तो नहीं पड़ा। हाँ, एक कदम पीछे की तरफ हटा। ये क्या तरीका है? मुझे लगा था तुम अभी तक इस रिश्ते को कबूल कर चुकी होगी। आखिर तुम मुझे बताती क्यों नहीं हो कि तुम्हें मसला क्या है? वो अपने लहजे को हमवार रखने की नाकाम कोशिश कर रहा था। गुस्से से उसकी आवाज फट गई। मुझे सबसे बड़ा मसला आपसे है। आप बस मेरे करीब मत आया करें, मेरी वजह से आपकी जान चली जाएगी, उसने सिसकते हुए लहजे में कहा था। आखिर मुझे तुमसे क्या मसला हो सकता है? तुम मुझे खुलकर बताओ। मैं आपको नहीं बता सकती। उसके पहलू से होकर गुजरने लगी थी कि अहमद ने उसे अपनी गिरफ्त में ले लिया। ठीक है, अगर तुम मुझे नहीं बताओगी तो मैं खुद ही पता लगा लूंगा। वो उसे अपने बाजू में उठाकर कमरे की तरफ बढ़े। वो जोर जोर से हाथ पांव हिला रही थी और अपने आप को अहमद की गिरफ्त से छुड़वाने की कोशिश कर रही थी। उसकी सांसें फिर से खौफ के मारे फूलने लगी थी। उसके चेहरे का रंग स्याह हो गया था, जबकि आंखें भी खौफ से फैल गई थी। छोड़े मुझे, नीचे उतारे। मुझे आपके साथ कोई ताल्लुक नहीं बनाना। मुझे आपकी साथ में ही कोई दिलचस्पी नहीं। मैं आपसे नफरत करती हूँ। ऊंची ऊंची आवाज में चिल्ला रही थी। पूरी हवेली में उसकी आवाज गूंज रही थी। चूंकि वहां पर कोई भी मौजूद नहीं था, इस वजह से अहमद को टेंशन भी नहीं थी। कमरे में ले जाने के बाद अहमद ने आहिस्तगी से उसे बेड पर लिटाया था। उठकर भागने ही लगी थी कि अहमद ने फिर से उसके बाजू को पकड़कर उसे खींचकर सीधा बेड पर लिटाया और अब खुद उस पर जाकर साया फिदन हुआ। वो जोर जोर से नफी में सर हिला रही थी और अपनी टांगों को भी बार बार हरकत देने की कोशिश कर रही थी, जिसे अहमद ने अपने कंट्रोल में कर लिया था। मुझे बताओ क्या मसला है?
अगर तुमने मुझे मसला ना बताया तो मैं जबरदस्ती अपना हक वसूल कर लूंगा, चाहे मेरी जान ही चली जाए। या पर प्लीज ऐसा मत कहे, अल्लाह में करे आपको कुछ हो। ये कहकर वो सांस लेने की कोशिश करने लगी क्योंकि उसकी सांसें अटकने लगी थी। अहमद भी उससे दूर हो गया था। वो बहुत ज्यादा परेशान हो चुका था, समझ नहीं पा रहा था कि आखिर इस लड़की को परेशानी क्या है, क्यों ये लड़की उसे कुछ भी बताने के लिए तैयार नहीं हो रही। इन दोनों के दरमियान तो एतमाद और मोहब्बत था, तो फिर ये लड़की क्यों उसे सब कुछ छुपा रही थी। तुम ठीक तो हो, अहमद ने उसे दूर हटते हुए कहा, मगर उसकी सांसें बार बार उखड़ रही थी। अगले ही लम्हे अहमद उसके लबों पर झुक गया और उसको सांस देने लगा। वो काफी हद तक नॉर्मल हो चुकी थी। आप अपने सीने पर हाथ रखे वो सहमी हुई नजरों से अहमद के चेहरे की तरफ देख रही थी। प्लीज मुझसे दूर हो जाए, प्लीज मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ। तुम क्यों मुझे इतनी तकलीफ दे रही हो? मैं जानता हूँ जितनी तकलीफ तुम मुझे दे रही हो तुम इससे भी ज्यादा तकलीफ में हो। खुदा का वास्ता खुद पर और मुझ पर रहम करो। मैं तुम्हें इस हाल में नहीं देख सकता हूँ। मैं तुमसे बेतहाशा मोहब्बत करता हूँ। मैं तुमसे वादा करता हूँ मैं तुम्हें कभी भी किसी बात पर भी जज नहीं करूंगा। कोई भी परेशानी है तुम मुझे खुलकर बता सकती हो। वो उसके चेहरे को अपने हाथों के प्याले में लेते हुए बोला, मुझे आपसे तलाक चाहिए। उसकी सुई अभी तक वहीं पर अटकी हुई थी। मैं तुम्हें तलाक नहीं दूंगा, बल्कि अब तुम्हें मैं डॉक्टर के पास लेकर जाऊंगा, तुम्हारा पूरा चेकअप करवाऊंगा। मैं भी तो देखूं कि आखिर ऐसा कौन सा मसला है जिससे तुम्हारे करीब जाने से मेरी जान जा सकती है। आप ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे, वो चिल्लाते हुए बोली। मैं अपनी बात मुकम्मल कर चुका हूँ और तुम जानती हो मैं जो कुछ कहता हूँ वो करके दिखाता हूँ। मैं ये हवेली छोड़कर चली जाऊंगी। पहले भी तुम ये धमकी दे चुकी हो, लेकिन तुम्हें रास्तों के बारे में ही मालूम नहीं। मैं इस बार आपको गारंटी से ये बात कह रही हूँ, अगर आपने कोई भी ऐसी वैसी हरकत की तो मैं ये हवेली छोड़कर चली जाऊंगी। मुझे बस आपसे तलाक चाहिए। आप ये बात मान क्यों नहीं लेते? मेरी जान, अब तो तुम्हें आखिरी दम तक नहीं छोड़ूंगा। जब तक मेरी सांसें चल रही हैं तब तक तुम मेरी बीवी बनकर ही रहोगी, चाहे अज़वाजी ताल्लुक कायम होने में मजीद 2 साल क्यों न लग जाए। तुमने मेरी बीवी बनकर ही रहना है। आपको मुझसे नफरत होने लगेगी, आपको मेरे वजूद से घिन आने लगेगी जब मैं आपको अपने मसले के बारे में बताऊंगी। ऐसा कभी नहीं होगा। वो तेजी से उसकी तरफ पलटा। उसको लगा वो उसे अपना मसला बता देगी, मगर ये क्या, दूसरी तरफ करवट बदल कर ले रही थी और सिसकने लगी। वो किचन में आ गया था जहां उसे कुछ जलने की बू आ रही थी। उसने देखा नूडल्स सारे जल चुके थे। चूल्हा बंद किया और कुर्सी पर जाकर बैठ गया। वो वहीं पर बैठे बैठे सो गया था। उसकी आंख उस वक्त खुली जब वो जमीन पर गिर पड़ा। उसका पूरा वजूद जम गया। यूं लग रहा था जैसे उसका वजूद बर्फ बन गया। सूरज की कुछ किरणें किचन की खिड़की से अंदर दाखिल हो रही थी। मैडम साहब कहाँ पर है? आंखें मलते हुए उसने मुलाजमत से पूछा। 2 दरवाजे में खड़ी थी और काफी ज्यादा हिचकिचा रही थी। वो साहब जी, वो तो अपने कमरे में मौजूद नहीं। सुबह सुबह वो हवेली से बाहर निकल गई। क्या मतलब तुम्हारा? कहाँ निकल गई? वो साहब जी, ये तो मुझे भी नहीं पता। तुमने उसे रोका क्यों नहीं? मुझे लगा वो आपको बताकर जा रही। बेवकूफ औरत। ये कहकर वो तेजी से हवेली से बाहर निकला। गाड़ी निकाली। वो पूरे इलाके का चक्कर लगाकर आ गया, मगर वो औरत उसे कहीं भी मौजूद नहीं थी। उसको मेरे हाथों कत्ल होने से कोई भी नहीं बचा सकता। उसका तो मैं दिमाग ठिकाने पर लगाता हूँ। आखिर खुद को समझती क्या है? जो दिल में आएगा वही करेगी। उसको जरा सा एहसास नहीं कि इसकी वजह से मैं कितना परेशान हूँ। वो दिल ही दिल में पक्का इरादा कर चुका था, इस बार जब वो लड़की से मिलेगी तो वो उसको छोड़ेगा नहीं। पूरा दिन उसे बाहर तलाश करने के बाद जब वो हवेली में दाखिल हुआ तो आराम से बैठी खाना खा रही थी। तुम कहाँ पर थे? मैं तो पीछे सहन में चहलकदमी करने के लिए इंतहाई मासूमियत से जवाब दिया, और ये सच भी था। तुम्हें अंदाजा भैया तुम्हारी वजह से मैं कितना पागल हो गया हूँ। उसका बाजू पकड़कर खींच कर अपने करीब करते हुए बोला, यहाँ पर मैं तुम्हारी कुर्बत और तुम्हारी मोहब्बत के लिए मचल रहा हूँ। तुम्हें जरा भी एहसास नहीं? आखिर ये सब कुछ तुम क्यों कर रही हो? आखिर ऐसी कौन सी बीमारी है जिसकी वजह से तुम मेरे करीब नहीं आ रही हो? आज तुम मुझे हर हाल में बताओ, खुदा का वास्ता मुझ पर थोड़ा सा रहम कर लो। सरना,
मैं तुम्हारा ये रवैया बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं एक ऐसा मर्द हूं जिसने झुकना सीखा ही नहीं। अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ने के लिए भी तैयार हूं। ये सुनकर उसकी आंखें फिर से आंसुओं से भीग गई। उसने मजबूती से उसके हाथ पकड़ लिए। सरमीना ने मुझे कहा था आप मुझसे नफरत करने लगेंगे अगर मैं आपको इस बारे में बताऊंगी, तो मैं नहीं चाहती थी कि आप मुझसे नफरत करें। मैं बस चाहती हूँ आप मुझे अपनी जिंदगी से निकाल दें, या मेरे अल्लाह मुझे सब्र अजीम अता फरमा। उसका हाथ पकड़कर उसे लेकर कमरे में आ गया। उसे सोफे पर बिठाकर खुद उसके कदमों में बैठ गया। चुप करके आराम से बैठी रहो और मुझे बताओ मसला क्या है। मुझे वजाइनल इन्फेक्शन है। तुम जानती हो इसका क्या मतलब होता है? वो अपनी मुस्कुराहट दबाता हुआ बमुश्किल अपनी बात मुकम्मल कर पाया, क्योंकि वजाइनल इन्फेक्शन में औरतों को बेतहाशा तकलीफ होती है। वो ठीक तरह से चल भी नहीं सकती और उन्हें शदीद बुखार का भी सामना करना पड़ता है, जबकि मोहतरमा पिछले कुछ दिनों से उछलती घूमती फिर रही थी। सिर्फ ये बात अपने दिल से लगाकर बैठी हुई थी कि उन्हें वजाइनल इन्फेक्शन है, वो भी किसी चीज का पता लगाए बगैर। अब अहमद को गुस्सा तो बहुत ज्यादा आ रहा था, मगर वो उसकी मासूमियत पर हैरान भी था। आखिर कोई इंसान इतना मासूम कैसे हो सकता है? और ये तुम्हें कैसे पता चला? उसकी आंखों में देखते हुए बराह रास्त बोला, आप हंस रहे हैं? यहाँ पर मेरी जिंदगी बर्बाद हो रही है। आप जानते हैं इन्फेक्शन कितना खतरनाक है। अगर आप मेरे करीब आए और अगर आपने मेरे साथ ताल्लुक बनाने की कोशिश की तो आप में मर्दाना नुक्स पैदा हो जाएगा। तो तुम इस डर की वजह से मेरे करीब नहीं आ रही। आपको अभी भी ये सब कुछ मजाक लग रहा है, मगर मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। बताओ मुझे, बल्कि ऐसा करो तो मुझे दिखाओ, मैं देखना चाहता हूँ। आप पागल तो नहीं हो गए? वो अपने हाथ छुड़वाते हुए उठ खड़ी हुई। क्या मतलब है तुम्हारा? शौहर हूँ, पूरा पूरा हक रखता हूँ तुम पर, सिर्फ देखना ही तो है मैंने। बहुत संजीदगी से उसकी आंखों में आंखें डालकर बात कर रहा था। मैं आपको नहीं दिखा सकती। किसने ये सब कुछ बताया? मैं एक गायनेकोलॉजिस्ट के पास गई थी। और तुम्हें वहां पर जाने का मशवरा किसने दिया? मुझे जरमीना अपने साथ लेकर गई थी और तुमने उसकी बात मान ली। उसने मुझे कहा था शादी से पहले लड़कियां अपना कंप्लीट चेकअप करवाती हैं ताकि पता चल जाए कि उनमें कोई मसला तो नहीं है। तुम किसकी इजाजत से उसके साथ अपना चेकअप करवाने के लिए गई थी? क्या तुम्हारी अम्मी को इस बारे में मालूम है? नहीं, उसने मुझे कहा था अम्मी को इस बारे में कुछ भी नहीं बताना। या मेरे अल्लाह, मुझे सब्र अजीम अता फरमा। तुम उस बेवकूफ लड़की की बातों पर यकीन करती रही। वो बेवकूफ नहीं है, वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है। वो चिल्लाते हुए बोली, अपनी आवाज नीचे रखो। मुझे पहले ही तुम पर बहुत गुस्सा आ रहा। सबसे पहले तो तुम मुझे वो इन्फेक्शन वाली जगह दिखाओगे। क्या तुम्हें वहां पर सूजन हुई? इंतहाई मासूमियत से नफी में सर हिलाया गया। क्या तुम्हें वहां पर दर्द होता है? फिर से नफी में सर हिलाया गया। तुम्हें बुखार चढ़ता है? उसने फिर से नफी में सर हिलाया। फिर क्या सोचकर तुमने इस बात का गुमान कर लिया कि तुम्हें वजाइनल इन्फेक्शन है? क्योंकि मेरी रिपोर्ट्स में यही आया है। उसने निगाहें झुकाते हुए इंतहाई मासूमियत से कहा, चलो मेरे साथ। पहले तो तुम्हारे दिमाग में से इन्फेक्शन का कीड़ा निकालता हूँ, इसके बाद तुमसे सारे हिसाब किताब बराबर करता हूँ। आप मुझे कहाँ पर लेकर जा रहे हैं? डॉक्टर के पास लेकर जा रहा हूँ। इस बार किसी मैट्रिक पास डॉक्टर के पास लेकर नहीं जाऊंगा, बल्कि अच्छी गायनेकोलॉजिस्ट के पास लेकर जाऊंगा, ताकि तुम्हें भी अंदाजा हो जाए। तुमने एफएससी में बायो पढ़ी है। यही नुकसान होता है जब आखिरी पेपर के दिन रट्टा लगाकर सिर्फ पासिंग मार्क्स लिए जाते हैं। अगर थोड़ा सा गौर करके पढ़ लिया होता तो आज तुम्हें ये दिन ना देखना पड़ता। मुझे तो अभी भी यकीन नहीं आ रहा तुम इस कदर बेवकूफ हो सकती हो। मुझे गुस्सा भी आ रहा है तुम पर। पहले मुझे इस बारे में क्यों नहीं बताया? क्योंकि सरमीना ने, बस कर जाओ यार, सरमीना की वजह से तुमने हमारी जिंदगी के इतना खूबसूरत दिन और लम्हात खराब कर दिए। और अब जब तो हकीकत तुम्हारे सामने आ ही गई है, तब तुम्हें पछतावा होगा। क्या मतलब है आपका? मतलब बाद में बताऊंगा, फिलहाल खामोशी से मेरे साथ चलो। वो दोनों शहर के सबसे बड़े हॉस्पिटल में गए, जहां पर एक गायनेकोलॉजिस्ट से उसका कंप्लीट चेकअप करवाया गया था। आपको गलत फहमी हुई है, ऐसी कोई बात नहीं है। वजाइनल इन्फेक्शन के सिम्टम्स से पता चल जाता है, मगर अल्हम्दुलिल्लाह आपकी बीवी तो बिल्कुल ठीक है, इनमें कोई मसला नहीं है। वो मुस्कुराते हुए प्रोफेशनल अंदाज में उनको तसल्ली दे रही थी। छोटी सी लड़की का वजूद खौफ से थर थर कांप रहा था, जबकि अहमद के अंदर गुस्से से लावा उबल रहा था। जब वो दोनों हॉस्पिटल से बाहर निकले तो उसने अहमद का हाथ अपने हाथों में लिया था। आई एम सॉरी,
अहमद ने उसका हाथ नहीं झटका था, बल्कि मजबूती से पकड़ लिया। मुझे समझ नहीं आ रहा तुम्हारी इस बेवकूफी पर मैं रोना शुरू कर दूं या फिर हंसूं। दिल तो कर रहा है कि थाड़े मार मार कर रोऊं। तुम्हारी वजह से मेरी सुहाग रात बर्बाद हो गई। तुम्हारी वजह से मैं इतना अरसा तुमसे दूर रहा, लेकिन अब बदला तुम्हें तुमसे लेकर ही रहूंगा। अपने आप को जहनी तौर पर तैयार कर लो, क्योंकि अब मैं तुम पर एक लम्हे के लिए भी रहम नहीं करूंगा। वो बज़ाहिर तो खौफजदा हो रही थी, लेकिन दिल ही दिल में खुश भी थी कि खुदा का शुक्र था कि सब कुछ ठीक हो गया, वरना अहमद से दूर होने के बारे में तो वो अपने ख्वाबों में भी नहीं सोच सकती थी। सबसे पहले तुम्हारी इस कज़न जरमीना को सबक सिखाना है मुझे, जिसने तुम्हारे दिमाग में ये बातें डाली। वो पहले भी अंदाजा लगा चुका था कि जरमीना उसकी जात में इंटरेस्ट लेती है, मगर ये उसने नहीं सोचा था कि अपना बदला वो इस तरह से निकालेगी, उसकी बीवी को भी उससे दूर कर देगी। मुझे अभी तक यकीन नहीं आ रहा कि तुम उसके साथ बेवकूफ बन गई। बस कर जाए ना आप, मैं आपकी तरह चालाक तो नहीं मोहतरमा। इसमें चालाकी की बात तो है ही नहीं ना, इसमें दिमाग से काम लेने की बात हो रही है। आज मुझे अंदाजा हो रहा है तुम किस कदर मासूम हो, और मासूम होना किस कदर खतरनाक बात है। कभी और इसी वक्त मुझसे वादा कर, आइंदा अगर कोई भी परेशानी वाली बात होती है तो तुम सबसे पहले मुझसे आकर शेयर करोगी। मैं आपसे वादा करती हूँ। उसने अपना हाथ अहमद के हाथों में दे दिया। तुम मुझसे कुछ भी नहीं छुपाओगी, वादा करती हूँ, कुछ भी नहीं छुपाऊंगी, और मुझसे दूर भी नहीं भागोगी। ये सुनकर उसने अपना चेहरा झुका लिया। गाल फिर से लाल हो गए थे और वो छोटी छोटी बात पर शर्मा रही थी। जब भी वो अहमद को देखती थी तो उसकी कही हुई रोमांटिक बातें उसके जहन में गूंजने लगती थी। ये तो उसे यकीन हो गया था कि उन दोनों के दरमियान जो दीवार खड़ी थी वो गिर चुकी है। रात के वक्त अहमद ने उसे एक रिकॉर्डिंग सुनाई। सरमीना ने खुद इस चीज का एतराफ किया कि वो सब कुछ जानबूझकर कर रही थी, ताकि जरनाब को अहमद से दूर कर सके, क्योंकि वो खुद अहमद की साथ में इंटरेस्टेड थी। इसीलिए मैं तुम्हें समझाता था ना, किसी पर भी अंधा एतमाद ना किया करो। आजकल के दौर में तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि कोई भी आपके 100% एतबार के काबिल नहीं है। वो जाकर उसके सीने पर सर रखकर लेट गई। आई एम रियली सॉरी। उसके सीने के बालों के साथ छेड़खानी करते हुए वो नर्म लहजे में बोली, और फिर अपनी ठोड़ी उसके सीने पर रखकर उसके चेहरे की तरफ देखने लगी थी। अहमद इन्हीं लम्हों का तो इंतजार कर रहा था। मुझे अपनी सुहागरात का गम कभी भी नहीं भूलेगा। इसीलिए मैंने फैसला किया है कि तुम्हारे साथ दोबारा से सुहागरात मनाऊंगा। वैसे भी हमारा वलीमा अभी तक पेंडिंग है। मतलब आज मैं सोफे पर जाकर सो सकती हूँ? वो वहां से उठकर भागती हुई गई थी कि अहमद ने उसके पेट पर हाथ डालकर उसे दोबारा से अपने करीब खींच लिया। मोहतरमा, आपको किसने इजाजत दी कि अब आप मेरी इजाजत के बगैर कुछ भी नहीं करेंगी? क्योंकि आपकी अकल तो मैं मुलाहिजा कर ही चुका हूं। आप मेरा मजाक बना रहे हैं, मुझे रोस्ट कर रहे हैं। अब सारी जिंदगी तुमने रोस्ट ही होना है, क्योंकि जो हरकत तुमने की है ना, ये मेरे दिमाग से नहीं जाएगी। क्या आप मुझे सजा देंगे? बिल्कुल दूंगा, लेकिन वो सजा प्यार भरी सजा होगी। उसकी छोटी सी नाक के साथ अपनी नाक रगड़ते बोला था। वो पलकें झुकाने पर मजबूर हो गई थी। आई लव यू सो मच। उसके कानों में झुकते से मोहब्बत का इजहार करती उसके जज्बात को एक बार फिर से हवा दे चुकी थी। तुम्हें पता है, गुर्बत के लम्हात में अपनी मोहब्बत का इजहार करना, वो भी अपने पसंदीदा मर्द के सामने, आपके लिए किस कदर खतरनाक हो सकता है। उसे बेड पर सीधा लिटाते वो उस पर साया बनते हुए दिल फरेब अंदाज में बोलता। उसको अपने दिल के करीब लग रहा था। मुझे पता है मेरा महबूब मुझे कभी भी तकलीफ नहीं पहुंचाएगा। मैं जानती हूँ मेरा महबूब मुझसे बेतहाशा मोहब्बत करता है। वो अपनी मोहब्बत में अगर हद भी पार कर दे तो उसमें मेरा कोई नुकसान नहीं होगा। क्या तुम्हें इतना यकीन है मुझ पर? मैं खुद से भी ज्यादा आप पर यकीन रखती हूँ। अहमद ने उसे अपने बाजुओं में समेट लिया। पूरी रात वो उस पर अपनी मोहब्बत की बारिश
निछावर करता रहा। धीरे धीरे उसके वजूद पर अपना लम्स छोड़ने लगा। जैसे जैसे वो उसके नाइट सूट की डोरियां खोल रहा था, जरनाब शर्माए जा रही थी। उसका हाथ पकड़कर कहने लगी, प्लीज ऐसा मत करे। लेकिन अहमर उसके लबों पर अपनी लबों की मोहर जब्त करता कहने लगा, बस मोहब्बत का इजहार कर दिया ना, अब तुम मेरी शिद्दतें देखोगी। आज रात में तुम पर बिल्कुल भी रहम नहीं करने वाला। वो तो बस चुप ही होकर रह चुकी थी जब अहमर ने उसे बाहों में भरकर पहले उसकी गर्दन और फिर गर्दन से नीचे का सफर शुरू किया और धीरे धीरे उसके वजूद पर अपनी मोहर जब्त करता चला गया। पहले तो जरनाब खौफ से कांप रही थी, लेकिन अहमर की मोहब्बत में वो भी सरशार होने लगी। उसके बालों में हाथ फेरते हुए उसका पूरा पूरा साथ देने लगी, मुकम्मल तौर पर उसे हर पर्दे से आजाद करता बड़ी जूम आईनी नजरों से उसके वजूद को देखने लगा। शर्मा कर कंफर्टर से जरनाब अपने वजूद को ढांपने लगी। तकिया उठाकर अहमर को मारकर कहने लगी, ऐसे क्यों देख रहे हैं मुझे, शर्म आती है, प्लीज लाइट ऑफ कर दे। लेकिन अहमर उसे कंफर्टर और तकिया लेकर एक तरफ फेंक गया। कहने लगा, नहीं, आज रात ना ही लाइट ऑफ होगी और ना ही तुम अपने आप को मुझसे छुपाओगे। ये कहकर वो उस पर झुक चुका था और उसके बाद दोनों एक दूसरे पर मोहब्बत लुटाने लगे। अगली सुबह बहुत ही रोशन थी। जरनाब को भी शिद्दत से अपनी गलती का एहसास हुआ था। जैसे यूं किसी की बातों में नहीं आना चाहिए था। अपनी मासूमियत की वजह से उसने अपना बहुत बड़ा नुकसान कर लिया था, लेकिन खुदा का शुक्र था कि अहमद ने उसको धुतकारा नहीं था, बल्कि हर मोड़ पर और हर लम्हे उसने इस छोटी सी लड़की को यही एहसास दिलाया था कि वो उससे बेतहाशा मोहब्बत करता है और उसकी मर्जी को ही अहमियत दी जाएगी। जब तक वो नहीं चाहेगी तब तक अहमद कोई भी कदम नहीं उठाएगा। वो शौहर को ऐसा ही होना चाहिए, कोऑपरेटिव, एतमाद देने वाला और ढेर सारी मोहब्बत करने वाला। इन दोनों की जोड़ी पूरे खानदान में मिसाली जोड़ी बन गई थी। दोनों का मसला आपस में ही हल हो गया था। खानदान के किसी भी फर्द को भिनक नहीं पड़ी थी। जरनाब को सबसे ज्यादा खुशी इस बात की थी, 1 साल के बाद अल्लाह ताला ने उन्हें एक बहुत ही प्यारे बेटे से नवाजा था, जिससे उनकी जिंदगी मुकम्मल हो गई थी। मगर उसे अहमद की जेलसी बढ़ गई थी। उसकी जेलसी पर बाज औकात मुस्कुरा देती थी और फिर बाज औकात उसे तंग करती थी। जिंदगी बहुत पुरसुकून हो गई थी।